बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे कि सर एचईसी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एचईसी के पास्ट पेपर्स करवा दें, एचईसी के पास्ट पेपर्स करवा दें। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स थी, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर एचईसी के पास पेपर कर ही लेने चाहिए। तो आज से हम इंशाल्लाह ताला एचईसी पास पेपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में याद रखिएगा दो तीन बातें। देखें, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में ये बातें समझ लेंगे तो फिर हम सारे सेशन में, सारी सीरीज में बड़े आराम सुकून से स्मूथली चलेंगे। नंबर वन, हम 2017 से लेकर 2024 तक जो है अपने पेपर हैं एचईसी के, वो डिस्कस करेंगे। नंबर टू, आपने बिल्कुल भी लेक्चर सुनते वक्त कुछ भी लिखना, कुछ भी नोट नहीं करना है। आपने स्मार्ट वर्क करना, और स्मार्ट वर्क करने का तरीकाकार क्या है कि बेटे आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। स्क्रीनशॉट्स लेने के अलावा भी ये जो लेक्चर के नोट्स होंगे, ये जो मैं डिस्कशन करूंगा, इसकी जो डिस्कशन होगी एज इट इज़ लिखी हुई डिस्कशन मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा और वो मैं शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप लिंक के ऊपर। आपने लाजमी तौर पर व्हाट्सएप चैनल इंग्लिश विद सर अजीम ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद याद रखिएगा कि जो हमारे पास पास पेपर सीरीज है, इसके साथ साथ जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो हमने ये प्लान किया है कि हम अपने वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को 20 लेक्चर्स में यानी कि 20 मॉक टेस्ट में कंप्लीट करेंगे, वो अपनी जगह चलती रहेगी, उसको भी हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। और साथ साथ हम किसको कंटिन्यू करेंगे? अपने एचईसी पास पेपर्स को। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे एचईसी पास पेपर में से 2017 का पास पेपर है हमारे पास। बड़े ही खूबसूरत और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं इसमें, और बिलीव मी इन पास्ट पेपर्स की डिस्कशन हम इस तरह करेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। समझ लें कि ये आपको एक बूस्टर मिलेगा ग्रामर लर्निंग के लिए और आपकी एचईसी की प्रेपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द ग्रास इज वेट बिकॉज इट डैश रेनिंग ऑल डे लॉन्ग। अब देखिए, यहां पर हमारे पास आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है, और हम जैसे ही आईएनजी फॉर्म पढ़ते हैं तो आईएनजी फॉर्म के साथ हम बीन तो लिख ही नहीं सकते, कोई टेंस ही नहीं बनेगा हमारे पास। हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, हैड के साथ आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, इसका मतलब हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास है हैज बीन और वाज। अब हैज बीन भी आईएनजी के साथ आता है और वाज भी आईएनजी के साथ आता है, लेकिन याद रखिए हमारा कीवर्ड क्या है इस टेंस सेंटेंस में? हमारा कीवर्ड है ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग क्या शो कर रहा है जी? ये एक्शन का ड्यूरेशन शो कर रहा है। एक्शन का ड्यूरेशन कैसे शो कर रहा है? देखिए याद रखें, एक तो मैं आपको पहले जटकरा तरीका बता देता हूं, जुगाड़ तरीका बता देता हूं, जुगाड़ू तरीका बता देता हूं। जुगाड़ू तरीका क्या है कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ, जब भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ टाइम दिया गया होता है ना, तो फिर याद रखिएगा वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता। वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन यहां पर टाइम को समझना बड़ा जरूरी है। हर टाइम नहीं, आप जैसे देखिए फर्ज करें अगर मैं कहता हूं वो 9 बजे कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो यहां पर इस सेंटेंस में टाइम मेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यहां पर टाइम को समझना बड़ा जरूरी है। याद रखिएगा टाइम यहां पर हमारे पास दो तरह का होगा, या तो हमें कोई एक्शन का ड्यूरेशन बताया जाएगा कि एक्शन का ड्यूरेशन क्या है, एक्शन कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक चल रहा है, या नंबर 2 हमें क्या बताया जाएगा? किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताया जाएगा। और आप ये जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि अगर आप ड्यूरेशन बताते हैं तो ऐसे टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? 4। और अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ होता है तो हम ऐसे टाइम को मेंशन करने के लिए क्या लिखते हैं? सिंस लिखते हैं। तो कंटिन्यूअस के साथ अगर 4 या सिंस लिखकर टाइम मेंशन किया गया हो, 4 की सूरत में क्या होगा? ड्यूरेशन होगा, और सिंस की सूरत में क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम होगा। तो फिर हमारे पास टेंस कौन सा होता है बेटे? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर क्या है?
यहाँ पर आईएनजी तो आ गया, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर जो टाइम लिखा हुआ है ना वो ऑल डे लॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस में आपको फॉर और सिंस का वर्ड नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्या है, आपके पास एक ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें ड्यूरेशन तो बताई जा रही है एक्शन की कि काम एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक चलता रहा। ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या है कि एक काम कब तक होता रहा, सारा दिन होता रहा, किसी खास मखसूस टाइम पर नहीं हुआ। अगर किसी खास मखसूस टाइम पर होगा तो फिर हम उसको किस में ट्रांसलेट करते बेटे, कॉन्टिन्यूअस में। अदरवाइज अब चूंकि पूरा दिन चलता रहा, पूरा दिन बारिश होती रही, तो इसका मतलब हम उसको किस में करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो याद रखिएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हैज बीन। ये सेंटेंस आपके पास कैसे चलेगा, द ग्रास इज वेट, ग्रास गीली है, बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि पूरे दिन से बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश चलती रही है। तो यहां पर आपको सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए क्या लिखना होगा, हैज बीन, और आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस के साथ जब टाइम दिया गया हो ड्यूरेशन या स्टार्टिंग टाइम की सूरत में, तो फिर हम उसको किस में लिखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि आपके सेंटेंस में फॉर सिंस दिया हो। अभी जैसे आपके पास सेंटेंस है ऑल डे लॉन्ग, इसमें फॉर सिंस नहीं दिया गया, तो आपने साथ दिया हुआ टाइम अच्छे तरीके से समझ लेना है, उसके बाद उसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ आई डैश अ मिलियन रुपीज। अब जैसे ही हम इफ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि जी हम कौन से स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, हम कंडीशनल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। मैं आपको बार बार कंडीशनल स्ट्रक्चर बताता आ रहा हूं। आप देखें कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे पास हैं कितने, कंडीशनल स्ट्रक्चर है हमारे पास 4, जिसमें पहला हमारे पास क्या है, जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारी दोनों क्लॉजेस किस में जाती हैं, प्रेजेंट सिंपल में जाती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाती हैं। फिर हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का मतलब क्या है, जिसमें 50% रियलिटी होती है, 50% कंडीशन होती है, और हम कौन से टाइम की बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर से, प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहली क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, और दूसरे में हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट लिखते हैं। फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन है जिसमें 50% कंडीशन होती है, 50% रियलिटी होती है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं पास्ट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर में हम बात कर रहे होते हैं अनरियल की, यानी कि हम कौन से, एक्चुअल में हम प्रेजेंट फ्यूचर की बात नहीं कर रहे होते, एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्लॉज किस में ट्रांसलेट होगी, पास्ट में, और सेकंड किस में ट्रांसलेट होगी, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। फिर आपके पास थर्ड कंडीशन है जो अनरियल होती है, जिसमें रियलिटी 0% होती है और कंडीशन कितने परसेंट होती है, 100%। अनरियल टाइम के लिए होती है। आप फर्स्ट क्लॉज को लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, आप सेकंड क्लॉज को लिखते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। और मैं आपको पहले भी कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में ये जो वुड का वर्ड है, जब हम इसको सेकंड कंडीशन के लिए लिखते हैं हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जब हम इसे थर्ड कंडीशन के लिए लिखते हैं तो हम वुड हैव के साथ बेटे कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इन दोनों सूरतों में आपने याद रखना है कि ये जो वुड का वर्ड है ये रिप्लेस हो सकता है कुड के साथ, ये रिप्लेस किया जा सकता है माइट के साथ, ये रिप्लेस किया जा सकता है शुड के साथ, ये रिप्लेस किया जा सकता है और टू के साथ, मस्ट के साथ, लेकिन ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा ये रिप्लेस आप नहीं कर सकते किसके साथ, आप मे के साथ नहीं कर सकते और कैन के साथ नहीं कर सकते। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दो चीजों को कंडीशनल सेंटेंस की पहचान बना लेते हैं, एक इफ को कंडीशनल सेंटेंस की पहचान बना लेते हैं, एक वुड को कंडीशनल सेंटेंस की पहचान बना लेते हैं। लेकिन पेपर बनाने वाला क्या करता है, समटाइम्स के पेपर को ट्रिकी बनाने के लिए, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वुड की जगह पर या कुड, माइट, शुड, ऑट टू या मस्ट यूज कर देता है, और बच्चा उनमें से कौन सी ऑप्शन ढूंढ रहा होता है, वुड ढूंढ रहा होता है। तो लाजमी नहीं है कि वुड के साथ हो, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर अगर हम अपना सेकंड क्लॉज देखेंगे तो सेकंड क्लॉज हमारे पास किस में लिखा हुआ है,
वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमने फर्स्ट क्लॉज किस में लिखनी है। जब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है हमने बेस फॉर्म लिखनी है वुड के साथ, तो हमारी फर्स्ट क्लॉज किस में होनी चाहिए, सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। और सिंपल पास्ट में हमारे पास ना तो हैज के साथ होगी ना हैव के साथ होगी, हमारे पास सिंपल पास्ट में बेटे किसके साथ होगी, हैड के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, हैड चलेगा। फिर मैंने आपको अभी शायद हमारा 5th लेक्चर था, 5th मॉक टेस्ट था, जिसमें मैंने अभी आपको ये चीजें बताई कि अगर आपके सेंटेंस में जस्ट हैज या हैव लिखा हुआ है, देखिए थर्ड फॉर्म साथ लिखी हुई है, फिर तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर जस्ट ये हैज और हैव लिखा हुआ है तो आपने याद रखना है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट यू कैन से। और अगर हैड लिखा हुआ है तो ये सिंपल पास्ट कंसीडर होगा, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं यहां पर हैड लिखा हुआ, फर्ज करें अगर ये हैड लिखा हुआ होता और यहां पर दो ऑप्शन दी गई होती कि पहले में वुड हेल्प होता और दूसरे में वुड हैव हेल्प्ड होता, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे ही हैड पढ़ते हैं ना तो हमने हैड को किस चीज का आप समझ लें कि कीवर्ड बनाया हुआ है, हमने परफेक्ट टेंस का कीवर्ड बनाया हुआ है। तो हम जैसे ही हैड पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि यार ये पास्ट परफेक्ट है तो यहां पर वुड हैव हेल्प्ड आना चाहिए, जो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा आपने साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी देखनी है। फिर आपके पास देखिएगा, आपके पास अगर हैव हैड है तो आपने याद रखना है आपके पास ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आपके पास हैड है तो फिर आपने याद रखना है आपके पास पास्ट परफेक्ट होगा। ये वो सेंटेंसेस होंगे जिन सेंटेंसेस में आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं दी गई होगी, बल्कि पेपर में बनाने वाला आपको जो है आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे उन्हीं में खिला रहा होगा, उन्हीं में आपके साथ क्या कर रहा होगा, ट्रिकरी कर रहा होगा। तो यहां पर याद रखिएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। अब एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो डेल्टा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ना, शुड हैज, जिंदगी में याद रखिएगा आपने कभी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ ना तो हैज लिखना है ना ही हैव हैड लिखना है। ना तो कभी मॉडल एक्सिलरी के साथ हैज आएगा ना ही हैड आएगा। मॉडल एक्सिलरी के साथ इवन विल शेल के साथ जब आपने कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाना है तो आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बनाना है, हैव के साथ। यानी कि वुड हैव होगा, शुड हैव होगा, कुड हैव होगा, माइट हैव होगा, ऑट टू हैव होगा, मस्ट हैव होगा, लेकिन कभी भी शुड हैज या शुड हैड नहीं होगा, मस्ट हैज या मस्ट हैड नहीं होगा। तो याद रखिएगा जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो वो किसके साथ बनेगा, हैव के साथ बनेगा। इवन विल हैज या विल हैड भी नहीं होता, शैल हैज और शैल हैड भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, विल हैव होता है, शैल हैव होता है। तो यहां पर आपके पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, चार्ली। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं क्वेश्चन बोलूं और उसका करेक्ट ऑप्शन बोल के फिर आगे चला जाऊं। ये 20 एमसीक्यूज की जो डिस्कशन है ना, ये मैं 5 मिनट्स में भी खत्म कर सकता हूं। ये 5-7 मिनट्स में मैं ये 20 क्वेश्चन की जो एमसीक्यूज की डिस्कशन है वो खत्म हो सकती है। लेकिन ये सारी बात बताने का मकसद क्या है कि हमने पास पेपर्स को इस तरह डिस्कस करना है कि एक तो हमारी पूरी की पूरी ग्रामर कवर हो जाए, दूसरा अगर उससे रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन भी पेपर में दोबारा आए ना तो हमारी गलती ना हो, हमें पहले से ही सारा कुछ पता और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन गलत करना तो समझ लें कि गुनाह होता है, गुनाह से बचना चाहिए। उसके बाद चलेंगे कुड यू टेल मी हाउ। आप देखिए याद रखिएगा ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना, WH वर्ड्स के बाद हम प्रेपोजिशन कौन सा लिखते हैं, टू लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने लिख दी हैं। जैसे देखें आपके पास अभी हमारे पास पेपर में हाउ टू, जैसे हम बोलते हैं आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। इसी तरह टेल मी व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है। कैन यू शो मी वेयर टू गो, कहां जाना है। डू यू नो व्हेन टू लीव, कब निकलना है।
आस्क योर टीचर हु टू कॉन्टेक्ट, किससे राब्ता करना है। आई कांट डिसाइड विच टू चूज, मैं नहीं चूज कर पा रहा कि इनमें से, मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा कि मैंने इनमें से किसको चूज करना है। आप जब भी WH के बाद टू लिखेंगे तो डेफिनेटली टू के बाद हमें इन्फिनिटिव बनाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। लेकिन असल कंसर्न हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। अब जैसे देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, हाउ के बाद जब आप लिखेंगे तो टू लिखेंगे, और टू के बाद क्या नहीं चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। ये सारे एक्सप्रेशन याद रखिएगा, हाउ टू होता है, व्हाट टू होता है, वेयर टू होता है, व्हेन टू होता है, हु टू होता है और विच टू होता है। और इनके साथ सारी सिचुएशन में आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है बेटे, फर्स्ट फॉर्म्स आनी है। ये बने बनाए स्ट्रक्चर हैं जिनको हमने वायलेट नहीं करना होता। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में जी आई एम लुकिंग डैश। अब देखें बड़ा आसान है, आई एम लुकिंग डैश दिस स्कूल, तो डेफिनेटली हमारे पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, लुकिंग फॉर दिस स्कूल होगा। लुकिंग फॉर दिस स्कूल का मतलब क्या है, मैं इसी स्कूल को देख रहा था, मतलब इसी स्कूल की तलाश में था, इसी स्कूल को ढूंढ रहा था। अब देखें यहां पर जो वर्ब हमारे पास दिया हुआ है ना, वो वर्ब हमारे पास क्या दिया हुआ है, लुक। और आप जानते हैं कि हम बोलते हैं एक टर्म जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास क्या होते हैं, जब हम एक ही वर्ब के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशंस को जोड़ते हैं और डिफरेंट मीनिंग्स परसीव करते हैं, तो देन हम उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। जैसे देखें यहां पर आपके पास बेस वर्ड सारे का सारे कौन से हैं, लुक के साथ हैं, लेकिन हर एक्सप्रेशन में डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज की गई है और उसका मीनिंग डिफरेंट है। जैसे देखें लुक आफ्टर का मतलब क्या है, टेक केयर ऑफ समवन, किसी चीज की या किसी बंदे की देखभाल करना, उसको हम क्या बोलते हैं, लुक आफ्टर। शी लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर, शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। लेकिन हम जैसे ही लुक के साथ फॉर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग। एट लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि अपनी आंखों की डायरेक्शन में किसी की तरफ देखते जाना। लुक अप देखते हैं तो इसका मतलब होता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जब आप किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग अप टू समथिंग फॉर समवन। इसका मतलब लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करना। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। ये मैं आपको सारे क्यों बता रहा हूं, देखिए अगर लुक फॉर का वर्ड आया तो पेपर में दूसरे फ्रेजल वर्ब भी तो लुक के साथ आ सकते हैं ना, तो हमें सारे फ्रेजल वर्ब्स पता होने चाहिए। लुक आफ्टर होता है, लुक फॉर होता है, लुक एट होता है, लुक अप होता है, लुक इनटू होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है। लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है कि अच्छे की उम्मीद करना, आने वाले वक्त के लिए पुरजोश होना। लुक आउट का मतलब क्या होता है कि केयरफुली, खतरे की मतलब कि अटेंटिव रहना, अटेंशन में रहना, खतरे को भांपना। जैसे हम कहते हैं लुक आउट देयर इज अ कार कमिंग, वो देखो यार वो गाड़ी आ रही है, मतलब अ डेंजर इज कमिंग, तो आपको देखना चाहिए, होशियार रहना, अटेंटिव रहना। लुक डाउन ऑन होता है हकारत की नजर से देखना, हकारत की नजर से देखना, किसी को हकारत की नजर से देखना, नफरत से देखना। तो हमारे पास जैसे शी लुक्स डाउन ऑन पीपल हु आर नॉट रिच, जो अमीर नहीं है वो उनको हकारत की नजर से देखती है। तो यहां पर हमारे पास कौन सा वर्ड है, लुक्स डाउन ऑन। तो ये जितने भी आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हैं आपने इनको अच्छे तरीके से हर वर्ड के मीनिंग को अलग-अलग से समझ लेना है। लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक एट, लुक अप, लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक आउट और लुक डाउन ऑन। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली, आई एम लुकिंग फॉर दिस स्कूल। उसके बाद आगे चलेंगे, हमारे पास सेंटेंस है यू आर गोइंग डैश द रॉन्ग डायरेक्शन। अब बड़ा आसान है, ये याद रखिएगा, जब भी आप रॉन्ग डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन या आप बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे वन डायरेक्शन, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, इन सारी सूरतों में आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, आपने इन का प्रेपोजिशन यूज करना है। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि आपके कान, आपके आंख, आपका दिमाग आपको धोखा दे कि यार यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, नहीं बल्कि ज्यादा साउंड कौन सा प्रॉपर करता है, यू आर गोइंग टू द रॉन्ग डायरेक्शन। टू द रॉन्ग डायरेक्शन नहीं होता, याद रखिएगा हमारे पास क्या होगा, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन,
यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन वन डायरेक्शन। जब भी आपने ये लिखना है आपने इनके साथ इन का प्रेपोजिशन लिखना है, इनके अलावा आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है? अल्फा। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी? व्हाट डैश योर फादर डू। अब देखिए डू लिखा हुआ है हमारे पास, और डू का मतलब क्या? हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए? साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहां पर डू जो है वो मेन वर्ब के तौर पर ही लिखा गया, ठीक है, मेन वर्ब के तौर पर। तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब इज तो आ नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म के साथ, वाज तो आ नहीं सकता, डू आएगा या डज आएगा। और आप जानते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम डू लिखते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर हम बेटे क्या लिखते हैं? डज लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट फादर है, योर फादर है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डज लिखेंगे। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली होगा। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप किसी से इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर फादर। आप मतलब डू डज में जाते ही नहीं, आप सीधा पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फादर। व्हाट इज योर फादर का मतलब क्या है? कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। इसी तरह इसको पूछने का दूसरा तरीकाकार क्या है कि ये जो सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, व्हाट डज योर फादर डू, आपके वालिद साहब क्या करते हैं। जैसे होता है ना हमारे पास क्वेश्चन पूछने के दो तरीकाकार होते हैं जो इससे रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक होगी ना। अब यहां से आगे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आगे बोला जाता है यू आर, ठीक है, आर यू या यू आर, ठीक है। और कहा जाता है, दूसरा क्या बोला जाता है? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। अच्छा, अब देखिए दोनों में फर्क पता क्या होता है? जब आपसे पूछा जाएगा ना कि डू यू हैव, इसका मतलब है आपने खुद को इंक्लूड नहीं करना। आज जैसे फर्ज करें अगर एक असलम से हम पूछ रहे हैं और असलम लोग 5 बहन भाई हैं, तो असलम से जब पूछा जाएगा ना हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तो वो क्या बताएगा? आई हैव 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो खुद को उसमें शामिल नहीं करेगा। लेकिन अगर कहा जाएगा ना हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू आर, तो इसका मतलब क्या होगा? वो बताएगा वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसमें वो खुद को शामिल करेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन फैमिली के बारे में क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा? व्हाट डज योर फादर डू। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा चार्ली। उसके बाद देखेंगे हमारे पास है, हमारे पास जो हमारा टैब है ना, ये अब नेक्स्ट पे नहीं जा रहा। तो ये जब नेक्स्ट पे नहीं जा रहा होता ना, तो मुझे क्या करना होता है? मुझे एक दफ़ा इसको क्लोज करके दोबारा चलाना होता है, बस इतना सा काम होता है, फिर ये ठीक हो जाता है। अब देखें उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, विल यू डैश मी विद माई होमवर्क। अब देखें होमवर्क के साथ आप क्या करेंगे किसी को, आप जैसे हमारे पास है ना होमवर्क के साथ, आप देखें आप ऐसा तो लिख नहीं सकते विल यू डू मी विद माई होमवर्क, या आप इस तरह तो लिख नहीं सकते विल यू हेल्प्ड, क्योंकि विल के साथ आप सेकंड फॉर्म तो कभी भी नहीं लिख सकते, किसी सूरत भी नहीं लिख सकते। आपको लिखनी भी फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है वो सपोर्ट की लिखी हुई है, और फर्स्ट फॉर्म जो लिखी हुई है वो किसकी लिखी हुई है? हेल्प की लिखी हुई है। अब याद रखिएगा सपोर्ट का मतलब होता है कि काम किसी दूसरे ने करना है, आपने जस्ट उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। जब आप किसी की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं ना, आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते, तो आप उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट करना। लेकिन जब आप किसी के काम में उसका हाथ बटाते हो, आप उसके बराबर में काम करते हो, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं। तो होमवर्क एक ऐसी चीज है जिसमें आप दूसरों के साथ उनका हाथ बटाते हो। तो यहां पर हम कभी भी सपोर्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहां पर हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होगा बेटे? हेल्प का वर्ड यूज होगा। विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? डेल्टा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शी डैश येस्टरडे। अच्छा, अब यहां पर ना एक बात याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, आप सब लोग इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली पास पेपर्स मौजूद नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे पास पेपर सेंड किए हैं, मैंने ऑनलाइन छान मारा है सारे का सारा
पास पेपर्स ढूंढने के लिए कि मुझे प्रॉपरली पास पेपर्स मिल जाएं। लेकिन क्या हुआ है कि जब भी कोई पास पेपर आता है तो उसमें लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो ब्लर होते हैं, और वो इतने ब्लर होते हैं कि उनमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जा रहा होता, ऑप्शन ही नहीं पढ़ी जा रही होती। जब से जैसे देखिएगा, अब ये सेंटेंस जरूर था, अब इसमें ऐसा लग रहा था कि मुझे ये वाले वर्ब्स हैं, लेकिन ये वाले वर्ब्स ऐसा मतलब सूट नहीं करते इस सेंटेंस में। तो आप बहरहाल हम अपने टेंस पर रहेंगे, अपने लॉजिक पे रहेंगे, लॉजिक के मुताबिक हम बात करेंगे, आप वर्ब की बात ही ना करें। जैसे देखें, जैसे हमारे पास कीवर्ड है येस्टरडे, और येस्टरडे आप याद रखेंगे आपके पास कौन से टेंस का कीवर्ड होता है, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनेट का, और सिंपल पास्ट को आप जानते हैं कि आप किसके साथ ट्रांसलेट करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। आप नो नहीं लिखेंगे, आप नोज नहीं लिखेंगे, विल नो नहीं लिखेंगे, आपने क्या लिखना होगा, न्यू लिखना होगा। जैसे फर्ज करें अगर हम नई 4 ऑप्शंस बना लेते हैं, हम नई 4 ऑप्शन कुछ यूं बना लेते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन कुछ यूं हैं कि पहली ऑप्शन है कम, दूसरी ऑप्शन है केम, तीसरी ऑप्शन है कम्स, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास विल कम। और मैं आपसे बोलता हूं बेटे इस सेंटेंस में बताइएगा इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, तो बात तो वही रहेगी, यस्टरडे है, सिंपल पास्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हम कम नहीं लिखेंगे, हम कम्स नहीं लिखेंगे, हम विल कम नहीं लिखेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, केम चलेगा। इसी तरह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। और मैं आपको दोबारा बता दूं ये उन क्वेश्चन में से है जो ब्लर थे, तो मैं उनको अच्छे से रीड नहीं कर पाया, तो मुझे जो समझ में आया मैंने इसके ऑप्शन में लिख दिया। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द एप्पल्स वर ओवर राइप। ओवर राइप का मतलब होता है मतलब जरूरत से ज्यादा पक जाना, मतलब इतने पक जाना कि खराब हो जाएंगे। सो वी थ्रू डैश अवे। अब देखिए बात किसकी हो रही है, बात हो रही है एप्पल्स की। अब जब भी आप किसी भी नाउन की जगह पे देखें, जब भी आप किसी भी नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखते हैं ना, तो उस प्रोनाउन का अपने नाउन के साथ अग्री होना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी प्रोनाउन लिखेंगे, उसका किसके साथ अग्री होना जरूरी है, एप्पल के साथ अग्री होना जरूरी है। और ये 3 तरह से अग्री होना जरूरी है। जैसे देखें, नंबर 1 ये जरूरी है नंबर में अग्री होना। जैसे देखें, अगर मैं असलम की बात कर रहा हूं तो क्या मैं असलम के लिए दे का प्रोनाउन यूज कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि असलम क्या है, सिंगुलर, और दे क्या है, प्लूरल। तो प्रोनाउन का नाउन के साथ अग्री करना जरूरी है। नंबर 1 किस में, नंबर में। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर रहना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल रहना चाहिए। नंबर 2 अग्री करना चाहिए बेटे किस में, जेंडर में। अब जेंडर में क्या देखें, अगर मैं असलम की बात कर रहा हूं तो क्या मैं असलम के लिए शी का वर्ड यूज कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि असलम क्या है हमारे पास मैस्कुलिन है और शी हमारे पास क्या है, फेमिनिन है। तो हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए हमारे नाउन के साथ। जेंडर में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और जनरल, 4 जेंडर्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे हम मैस्कुलिन के लिए क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, फेमिनिन के लिए क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं, और जो न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं। और जो कॉमन जेंडर्स होते हैं जैसे फ्रेंड है, कजन है, डॉक्टर है, लॉयर है, ड्राइवर है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। अगर हमें सेंटेंस में ये पक्का पता ना हो उसके जेंडर का कि वो मेल है फीमेल है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ही का वर्ड यूज करेंगे। और प्लूरल के लिए तो आप जानते ही हम सब के लिए ही कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दे का वर्ड यूज करते हैं। तीसरा आप समझते हैं कि केस में अग्री करना चाहिए। केस में कैसे अग्री करना चाहिए, जैसे देखें, क्या मैं सेंटेंस इस तरह लिख सकता हूं, हिम इज गोइंग। अब मैं जब लिखूंगा ना हिम इज गोइंग, तो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि हिम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहां पर मुझे सब्जेक्ट बताना है और मुझे सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो मैं इसलिए क्या लिखूंगा, ही इज गोइंग। तो हमारे 3 केसेस होते हैं, हम सब्जेक्टिव केस को जानते हैं, हम ऑब्जेक्टिव केस को जानते हैं, हम पोजेसिव केस को जानते हैं। तो हमारा प्रोनाउन हमारे नाउन के साथ 3 तरह से अग्री करना चाहिए, नंबर में अग्री करना चाहिए, जेंडर में अग्री करना चाहिए, और केस में अग्री करना चाहिए। तो यहां पे चूंकि एप्पल्स की बात हो रही है, एप्पल्स प्लूरल है, तो हम प्लूरल के लिए इट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, दिस का वर्ड यूज नहीं करेंगे। और अब दे प्लूरल जरूर है, लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं दे,
तो दे सब्जेक्टिव केस है, मुझे यहां पर सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, मुझे थ्रू के कंप्लीमेंट में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा देम, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। दे यहां पर केस की वजह से अग्री नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज वोकैबुलरी इज बेटर देन। अब देखें ये जो देन का वर्ड है ना, याद रखिएगा, देन का वर्ड जब आप लिखेंगे और आप बात कर रहे होंगे हिज वोकैबुलरी की, तो तीन एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं। पहला एक्सप्रेशन है आपके पास एज प्लस एज, दूसरा एक्सप्रेशन है आपके पास सो प्लस एज, और तीसरा एक्सप्रेशन है बेटे आपके पास देन। ये आपने याद रखना है, आपने एज प्लस एज सो प्लस एज के बाद प्रोनाउन का वही केस लिखना है जो प्रोनाउन का केस इनसे पहले लिखा हुआ होगा। यानी कि अगर इनसे पहले सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है तो आपने भी सब्जेक्टिव केस लिखना है, अगर इनसे पहले पोजेसिव केस लिखा हुआ है तो आपने भी पोजेसिव केस लिखना है। जैसे आपके पास सेंटेंस आता है ना, आपको बार बार पढ़ाया जाता है, बताया जाता है ही इज टॉलर देन। अब जब हम बोलेंगे ही इज टॉलर देन आई होगा या मी होगा, तो जैसे हम सेंटेंस में देन से पहले पढ़ते हैं तो देन से पहले क्या लिखा हुआ है ही कौन सा केस है हमारे पास, सब्जेक्टिव केस, तो बाद में भी हम कौन सा केस लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हमारा सेंटेंस कैसे मुकम्मल होगा, ही इज टॉलर देन आई होगा, ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा। अब यहां पर आप देखेंगे हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, पोजेसिव केस से। जब पोजेसिव केस से हो रहा है तो हम देन के बाद भी कौन सा केस लिखेंगे, पोजेसिव केस लिखेंगे। अब पोजेसिव केस लिखने में क्या है, याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं हिज वोकैबुलरी इज बेटर देन डैश। अब यहां पर अगर हम बात मुकम्मल करना चाहें तो हम बात दो तरह से मुकम्मल करेंगे। जैसे अगर हमने हर के साथ करनी है तो फिर हर के साथ आगे वोकैबुलरी भी लिखना पड़ेगा हमें, जो कि हमारे पास सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हर हमारे पास अग्री नहीं करता। अगर हर होता, अगर हमने हर ठीक करना है तो फिर हमें हर के साथ क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेंस में वोकैबुलरी भी लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एडजेक्टिव लिखते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं, तो पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लिखना जरूरी होता है, याद रखिएगा। जैसे हम बोलेंगे, अगर मैं बोलूं कि हमने आर लिखना है या आर्स लिखना है किसी जगह पर, तो मैं फौरन देखूंगा कि यार इसके आगे नाउन लिखा हुआ है या नाउन नहीं लिखा हुआ। अगर तो नाउन लिखा हुआ है, यानी कि अगर फर्ज करें कंट्री लिखा हुआ है, तो फिर तो मेरे पास क्या होगा, आर कंट्री। लेकिन अगर कंट्री नहीं लिखा हुआ ना, जस्ट आर्स है, तो फिर हमने नाउन नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमने क्या लिखना है, आर्स ही लिखना है। जैसे यहां पर देखें वोकैब नहीं आगे लिखा हुआ, तो इसका मतलब ना तो मैं योर लिख सकता हूं ना मैं हर लिख सकता हूं। हाँ, अगर आगे वोकैबुलरी लिखा हुआ होता तो फिर हम लाजमी तौर पर देखते, हम योर वोकैबुलरी भी लिख सकते थे और हम हर वोकैबुलरी भी लिख सकते थे। अच्छा, उसके बाद देखें हिज क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम हिज लिखेंगे तो बात एम्बिगुअस हो जाएगी, क्योंकि बात स्टार्ट भी हिज से हुई है और यहां पर भी हिज आ जाएगा, तो दोनों तरफ थर्ड पर्सन आ जाएंगे, एम्बिगुइटी आ जाएगी। एम्बिगुइटी हमें नहीं चाहिए होती है, हमें योर्स लिखना है यहां पे। जैसे देखें, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा गौर से देखिएगा, मैं बोलता हूं आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, ठीक है, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, ठीक है। यू शुड ब्रिंग, अच्छा मैं किसी से कहना चाहता हूं कि भाई मैं अपनी अम्ब्रेला लेकर आया हूं, आपको भी अपनी अम्ब्रेला लेकर आनी चाहिए। अब मैं यहां पर दो तरह से लिख सकता हूं, आई बॉट माई अम्ब्रेला, ब्रॉट माई अम्ब्रेला, यू शुड ब्रिंग। मैं पहला कैसे लिख सकता हूं, यू शुड ब्रिंग योर अम्ब्रेला। अगर मैं योर लिखूंगा तो फिर मुझे उसके आगे क्या लिखना होगा, नाउन। और अगर मैं नाउन नहीं लिखना चाहता, मैं अम्ब्रेला को रिपीट नहीं करना चाहता, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, योर्स लिखूंगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहां पर वोकैबुलरी को रिपीट नहीं किया गया, अगर वोकैबुलरी को रिपीट किया जाता तो फिर हम योर लिख सकते थे, हर लिख सकते थे, हिज लिख सकते थे। लेकिन चूंकि यहां पर उसे रिपीट नहीं किया गया, इस वजह से हम बेटे यहां पर क्या लिखेंगे, योर्स लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा होगा। तो ये याद रखिएगा, जब पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे हमारे पास होते ना, पोजेशन बताने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, माई है फर्स्ट पर्सन में, उसका क्या होता है माइन, फिर हमारे पास आर है और उसका हमारे पास क्या होता है आर्स।
फिर हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है योर, और प्रोनाउन क्या होता है योर्स। फिर हमारे पास क्या होता है हिज का सिर्फ एडजेक्टिव होता है। फिर हमारे पास हर है और साथ ही क्या है हर्ज। उसके बाद हमारे पास इट है और इट के साथ इट्स है, इसका भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। फिर हमारे पास देयर है और हमारे पास क्या है देयर्स है। देखिए ये वाले जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हम इसे बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। इनके साथ हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं होती, इनको हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। इनके साथ हमने नाउन लिखना होता है। मैं जहां पर भी माई लिखूंगा आगे नाउन लिखना जरूरी है, लेकिन अगर मैं माइन लिख देता हूं तो फिर मुझे आगे नाउन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं प्रोनाउन लिख रहा हूं। इसी तरह यहां पर वोकैबुलरी लिखा हुआ होता तो हम योर या हर लिख सकते थे, हिज लिख सकते थे, लेकिन चूंकि वो कैब नहीं लिखा हुआ इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा योर्स होगा। हमें यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए बेटे पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है द पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ। अब देखिए एक बात तो याद रखेंगे कि जब भी आप प्रोनाउन के अनयूजुअल कुछ यूजेस की बात करेंगे ना, तो अमूमन तो हम ये बोलते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद आपके पास कौन सा केस आना चाहिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। यानी कि जहां पर भी प्रेपोजिशन आएगी, जहां पर भी बिटवीन आएगा, जहां पर भी लेट आएगा, आपको इन तीनों के बाद वो प्रोनाउन के कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे देखिए प्रेपोजिशन में जब आप पैसिव वॉइस लिखते हैं तो आप बाय के बाद कौन सा केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं ना बाय हिम, बाय देम, बाय अस, बाय यू। इसी तरह जब भी आप लिखेंगे ना बिटवीन, तो आप कभी भी नहीं लिखेंगे बिटवीन ही एंड आई, आप क्या लिखेंगे बिटवीन हिम एंड मी। इसी तरह लेट आई गो नहीं होगा, क्या होगा लेट मी गो होगा, लेट हिम गो होगा। तो लेकिन ये जो केस है ना आपके पास द पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ, ये याद रखिएगा यहां पर हमने एडजेक्टिव नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना, यहां पर हमें प्रोनाउन लिखना है। यहां पर हमें जो वर्ड लिखना होगा वो क्या होगा माइन होगा। जैसे देखिए मैं बोलता हूं ही इज अ रिलेटिव ऑफ, यहां तो देखिए मैं इस बात को दो तरह से लिख सकता हूं। बात को दो तरह से कैसे लिख सकता हूं, या तो मैं इसको सिंपल सा लिख दूं, मैं इसको बोल दूं माय रिलेटिव। जब मैंने माय रिलेटिव बोल दिया तो ये तो बात ही बिल्कुल सीधी हो गई। और अगर मैं इसको इस तरह बोलना चाहता हूं आ रिलेटिव ऑफ, तो फिर मुझे क्या बोलना होगा माइन। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं बोलना चाहूं द पुलिसमैन इज माय फ्रेंड, तो मैं यहां पर क्या बोलना चाहूंगा माय फ्रेंड, बात मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे नहीं बोलता, मैं बोलता हूं आ फ्रेंड ऑफ, तो फिर मुझे याद रखिएगा आपको प्रोनाउन लिखने हैं। और प्रोनाउन में आपको दोबारा बता दूं आपके पास क्या होते हैं, माइन होता है, आपके पास क्या होता है आर्स होता है, आपके पास क्या होता है योर्स होता है, आपके पास हर्स होता है, आपके पास क्या होता है देयर्स होता है। ये आपके पास क्या होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। यहां पर इस सूरत में आपने ऑफ के बाद क्या लिखने होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन लिखने होते हैं। और थोड़े से रूल्स और भी देख लीजिएगा। जेरेंड से पहले आपको, जेरेंड का मतलब क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इससे पहले आपने हमेशा कौन सा केस लिखना है पोजेसिव केस लिखना है। ठीक है, जैसे मैं फर्ज करें बोलता हूं मदर डजंट लाइक मी, स्मोकिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा माई स्मोकिंग होगा। तो ये थोड़े से रूल्स हैं प्रोनाउन के जो आपको पल्ले बांधने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, मिसिस स्मिथ ऑलवेज टेल्स हर डॉटर नॉट टू मैरी अ डैश मैन हु लाइज एंड चीट्स, जो धोखा देता और झूठ बोलता है। अब एलिगेंट पर्सन तो ना धोखा देगा ना झूठ बोलेगा, डायनामिक पर्सन भी इस तरह नहीं करेगा। क्लमजी का मतलब क्लमजी इज अबाउट अपीयरेंस, अपीयरेंस के लिहाज से जो गंदा बंदा होता है ना हम उसको क्या बोलते हैं क्लमजी बोलते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के लिहाज से, वैसे आदतों के लिहाज से एटीट्यूड के लिहाज से बात नहीं हो रही। ठीक है, क्लमजी हम किसको बोलते हैं जो हमारे पास पेरेंट के मतलब के अपीयरेंस के लिहाज से खराब आदमी होता है ना, ऑकवर्ड आदमी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं ऑकवर्ड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं क्लमजी बोलते हैं। तो क्लमजी भी यहाँ पर किसी सूरत सूट नहीं करता। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट बंदा ही झूठ बोलता है और डिसऑनेस्ट बंदा ही क्या करता है धोखा देता है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डेल्टा, और आपके पास यहाँ पर सेंटेंस मुकम्मल होगा बेटे किसके साथ डिसऑनेस्ट के साथ।
उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। टीचर्स लाइक डैश स्टूडेंट्स। अब टीचर्स का एलिगेंट स्टूडेंट्स के साथ, इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स के साथ और फियरलेस स्टूडेंट्स के साथ इस तरह तो हमारी एनर्जी क्रिएट नहीं होती, हमारा लॉजिक मुकम्मल नहीं होता। टीचर्स को हमेशा किस तरह के स्टूडेंट्स पसंद होते हैं? ओबीडियंट स्टूडेंट्स पसंद होते हैं। मैं भी चूंकि टीचर हूँ, मुझे भी ओबीडियंट स्टूडेंट्स ही पसंद होंगे। मुझे फियरलेस या एलिगेंट स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए वो स्टूडेंट अच्छा जो मेरी बात मानेगा, मेरी ताबेदारी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास वी कुड नॉट सी द मेट्योर। मेट्योर आपको पता है हम टूटे हुए सितारों को बोलते हैं। शहाब साकिब शायद इसका ठोस उर्दू तर्जमा होता है। बिकॉज ऑफ द डैश वेदर, हम नहीं देख सके। अगर अमेजिंग वेदर होता तो हम लाजमी तौर पर देख सकते थे, इसका मतलब अमेजिंग तो हो नहीं सकता। लूसिड वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, याद रखें, आपने मॉक टेस्ट में किया। लूसिड का मतलब क्या है? क्लियर। अगर क्लियर होता तो फिर भी वो मेट्योर शावर देख सकते थे, इसका मतलब वेदर क्लियर नहीं था। डायनामिक याद रखिएगा, डायनामिक का मतलब आपके पास क्या होता है? डायनामिक का मतलब आपके पास होता है लाइवली, एक्टिव। ठीक है, डायनामिक का मतलब आपके पास क्या होता है? लाइवली को बोलते हैं, एक्टिव को बोलते हैं। वो तो किसी सूरत यहाँ पर डायनामिक अगर लाइवली एक्टिव वेदर होता तो फिर वो देख सकते थे, असल में वो नहीं देख सके। वी कुड नॉट, हम नहीं देख सके, इसका मतलब है वेदर क्या रहा होगा? वेदर फेवरेबल रहा होगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? चार्ली। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है? सिनोनिम्स हैं और इंटोनिम्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा काम आपके जिम्मे डाल रहा हूं। थोड़ा सा काम आपके जिम्मे कैसे डाल रहा हूं? मैं आपको यहां पर सिर्फ की बता रहा हूं आपके सिनोनिम्स और इंटोनिम्स की। आपने क्या करना है, बड़े अच्छे बच्चों की तरह ना इन सारे वर्ड्स की बड़े अच्छे बच्चों की तरह क्या करनी है। जो वर्ड आपको नहीं आता होगा इनमें से, उसके मीनिंग को, चाहे वो हेड वर्ड है या चाहे ऑप्शंस वाला वर्ड है, आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। किसी एक वर्ड को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मैं देख रहा हूं, मैंने पास पेपर्स पढ़े हैं 2017 से लेके 2024 तक, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं, बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स रिपीट हुए हैं। इस वजह से आपने किसी भी एक वर्ड को छोड़ना नहीं है, और वैसे भी इसी बहाने हमारी वोकैब भी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करूंगा, मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। इंटॉक्सिकेशन आप जानते हैं, इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशे में होना। ठीक है, टून होना, जैसे आप नशेई, भंगी, चरसी बने हुए होते हो ना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ड्रंकननेस। ड्रंकननेस मतलब नशे में डूबे हुए होना। उसके बाद रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? रेडिकल, इनकलाबी, जो आप नई बात सोचता है, इनोवेटिव बात सोचता है, हम उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरी बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा बेटे? फार रीचिंग। फार रीचिंग का मतलब भी क्या होता है? जो दूर की बात सोचता है, परे की बात सोचता है, नई बात सोचता है। उसके बाद आपके पास देखें, ये फिर हमारे टैब को क्या हुआ ना, लैपटॉप को, मैंने आपको कहा ना, इसको क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ना इसे दोहरा पड़ता है, और सिर्फ ये करना पड़ता है कि ये स्लाइड शो खत्म करके मुझे दोबारा से इसको करना पड़ता है। तो इसको माइंड नहीं करना आपने जब भी हो। उसके बाद देखिएगा मोनूमेंटल। मोनूमेंटल याद रखिएगा, मोनूमेंटल का मतलब हमारे पास क्या होता है? हम बोलते हैं मैसिव को, लार्ज को। एक वर्ड आप बोलते हैं ना जाइजेंटिक को, वैसे गाइगेंटिक या इसकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेंगी। लार्ज को बोलते हैं, जाइजेंटिक को ह्यूज को बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? क्लोजल। क्लोजल भी आप वर्ड 2-3 दफा पढ़ कर आए हैं। क्लोजल का मतलब भी आपके पास क्या होता है? मैसिव होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रज। ग्रज आप समझते हैं किसी के बारे में अपने दिल में इल विल रखना। इल विल का मतलब क्या होता है? बुरी नीयत से कोई बात रखना। मतलब क्या रखना? अपने दिल में किसी के लिए मिलाइस रखना, अपने दिल में किसी के लिए बिटरनेस, तलखी रखना, सख्ती रखना, नेगेटिव फीलिंग रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रज बोलते हैं। और ग्रज का सिनोनिम हमारे पास बेटे क्या होगा? ग्रीवेंस होगा। ग्रीवेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है? इल विल होता है, किसी के लिए बुराई रखना अपने दिल में। उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है बेटे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पिकार्स्क। पिकार्स्क याद रखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है। और पिकार्स्क हमारे पास क्या होता है? जब भी, ये मतलब इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोरी
आप किसी भी एडवेंचरस स्टोरी को ना, जो विलन की एडवेंचरस स्टोरी होती है, जो रोग लाइक स्टोरीज होती हैं, रोग लाइक स्टोरीज आप समझते हैं कि जिनमें जो हीरो जो है वो बागी हो जाता है और वो बगावत पे उतर आता है। और जैसे ख़ास तौर पर टॉम क्रूज की मूवीज़ है ना, ये अपनी यहाँ 007 जेम्स बॉन्ड 007 की मूवीज़ हैं कि वो अपने इदारे, अपने इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पिकास्क बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह का एक मिलता जुलता वर्ड हमारे पास क्या होता है, एनिक्डोटल होता है। वैसे तो एनिक्डोट हम स्टोरी को बोलते हैं, लेकिन एडवेंचरस स्टोरी को क्या बोला जाता है, एनिक्डोटल बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, चार्ली। उसके बाद है एस्थेटिक। एस्थेटिक आप वर्ड बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, आजकल तो खास तौर पे बेटियों के लिए ये वर्ड बड़ा ही वो ब्यूटी की सेंस में यूज़ हो रहा है, खूबसूरती के लिए यूज़ हो रहा है। आर्टिस्टिक हम बोलते हैं इसको, वैसे जो इसका असल वर्ड होता है आर्टिस्टिक हम बोलते हैं, ब्यूटीफुल को हम बोलते हैं। आजकल वो चल रही है ना, सर्जरीज हो रही हैं, टीके लग के रंग सफ़ेद हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं जी, होंठ मोटे हो रहे हैं, गाल बड़े हो रहे हैं, तो वो जो सारे एस्थेटिक ब्यूटी पार्लर या एस्थेटिक सर्जरीज उसको कहा जाता है, या एस्थेटिक क्लिनिक उसको कहा जाता है। तो वो आज एक नया आजकल तमाशा निकला हुआ है। तो इसका जो सिनोनिम हमारे पास वो क्या है, एक्विजिट है, एक्सक्यूजिट है। उसके बाद हमारे पास है रिपल्सिव। रिपल्सिव आप समझते हैं, हमने शायद ये वर्ड पढ़ा भी है पहले। रिपल्सिव का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, रिपल्सिव का मतलब हमारे पास होता है डिसगस्टिंग, बुरा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, अबहोरेंट। अबहोरेंट याद रखिएगा, अबहोर मतलब होता है हेट। अबहोर का मतलब क्या होता है, टू हेट, नफरत करना। अबहोरेंट का मतलब होता है काबिल नफरत आप कह सकते हैं, डिस्गस्टिंग का सिनोनिम आप कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एंटोनिम, और एंटोनिम में हमारे पास पहला वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसका एंटोनिम ही लिखा हुआ है हमारे पास। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम समझते हैं अमेजिंग को बोलते हैं, रिमार्केबल को बोलते हैं, वंडरफुल बोलते हैं, और तीनों सिनोनिम उसके ऑप्शन में लिखे हुए हैं। इसका एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या है, इसका एंटोनिम है हमारे पास ऑर्डिनरी। उसके बाद है कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है वापस मिलना। कंपनसेट का मतलब होता है नुकसान पूरा होना, ठीक है, नुकसान पूरा होना, ठीक है। जैसे हम रीपे बोलते हैं, रीइंबर्स बोलते हैं, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, पे बैक बोलेंगे। इन सब का मतलब हमारे पास क्या होता है, इन सब का मतलब हमारे पास होता है वापस मिलना, नुकसान पूरा होना। लेकिन हमें चूंकि एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम हमारे पास बेटे क्या होगा, लूज। लूज मतलब हाथ से किसी चीज का निकल जाना, खो जाना। इलस्ट्रियस बड़ा ही मजे का वर्ड है, और इलस्ट्रियस आपने याद रखना है, आप बोलते हैं कोई भी ऐसा बंदा जो नाउन होता है, जो फेमस होता है, जो रिनाउंड होता है, आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आप उसके लिए वर्ड खास तौर पर जब हम कायद आज़म इल्लामा इकबाल जैसे एसेज लिखते हैं ना, तो हम उसमें इलस्ट्रियस जैसा वर्ड यूज करते हैं। तो इलस्ट्रियस का चूंकि हमें एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब हमारे पास क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद है वोलाटाइल। वोलाटाइल आपके पास याद रखिएगा, शायद आप पढ़ते भी हैं केमिस्ट्री में, शायद नहीं बल्कि आप पढ़ते ही हैं केमिस्ट्री में। आपके पास वोलाटाइल का मतलब होता है समथिंग विच इज अनस्टेबल, जो कि स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है, चेंजेबल होती है, ठीक है, जो चेंज होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। और वोलाटाइल का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, सर्टन। सर्टन का मतलब हमारे पास क्या होगा, स्टेबल, मतलब जो चेंज हो, चेंज ना हो, बल्कि जो क्या हो, कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट हो, जो क्या हो, कांस्टेंट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, सर्टन। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका एंटोनिम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, राइचियस। राइचियस का मतलब हमारे पास क्या होता है, नेक को हम बोलते हैं, अच्छे को हम बोलते हैं, विर्चुअस को हम बोलते हैं, हम जस्ट को बोलते हैं, इंसाफ करने वाले को बोलते हैं, अच्छा काम करने वाले को बोलते हैं। ऑनेस्ट को हम बोलेंगे, मतलब जितने भी अच्छे काम करने वाले उनको सबको राइचियस बोलेंगे। एंजेलिक तो इसका क्या बन जाएगा, इसका सिनोनिम बन जाएगा फरिश्तों की सिफ्त वाला, ठीक है। डिजिटल तो बिल्कुल कोई वर्ड नहीं बनता है। लेआउट तो हम किसको बोलते हैं, लेआउट बेटे हम बोलते हैं डिज़ाइन को, लेआउट हम बोलते हैं मैप को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करप्ट। राइचियस का अपोजिट वर्ड हमारे पास क्या होगा, करप्ट होगा। ह्यूमिलिटी वर्ड आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इसको। ह्यूमिलिटी हम किसको बोलते हैं, मोडेस्टी को बोलते हैं।
ह्यूमिलिटी हम किसको बोलते हैं, शाइनेस को बोलते हैं, जो कि इसके सिनोनिम में लिखा भी हुआ है इसके ऑप्शन में। हमारे पास जो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा चलेगा, बोल्डनेस। मतलब ह्यूमिलिटी क्या होती है, मोडेस्टी, हम्बल को हम बोलते हैं, शाइनेस को हम बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या चलेगा, बोल्डनेस। तो उसके बाद है हमारे पास बेस्टोव। बेस्टोव आप जानते हैं, बेस्टोव का मतलब हमारे पास क्या होता है, नवाजना, अता करना, ग्रांट, देना, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, विद होल्ड, रोकना, ठीक है। जब आप स्टॉप कर देते हैं, देना छोड़ देते हैं, तो देन आप उसको क्या बोलते हैं, विद होल्ड बोलते हैं। इसी तरह एलोकेट का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, अलॉट करना होता है, गिव होता है, देना होता है, ठीक है। और जब आप उसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो ऑपोजिट हमारे पास क्या बनेगा, कीप टुगेदर। कीप टुगेदर का मतलब क्या है, इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करके रखना, देना नहीं किसी को, इकट्ठा करके रखना। बाकी वर्ड्स आप जानते हैं। कंजर्वेटिव हम किसको बोलते हैं, कंजर्वेटिव हम ट्रेडिशनल बंदे को बोलते हैं। कंजर्वेटिव हम किसको बोलते हैं, कैसे बंदे को बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स को बोलते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता है। कैटास्ट्रॉफिक हम किसको बोलते हैं, डिजास्ट्रस को बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव को हम बोलते हैं, डिजास्ट्रस को हम बोलते हैं, तबाहकुन को हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। और उसके बाद है हमारे पास कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बिल्कुल वही वर्ड है जो अभी हम बात कर रहे थे। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, जो बंदा अपनी रवायात पे कायम रहता है, जो अपनी रवायात से हटता नहीं है, चेंज उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और जो चेंज हो सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, चेंजेबल, जो कि ऑपोजिट आएगा किसका, कंजर्वेटिव का। उसके बाद हमारे पास ये 30 MCQs हैं, और इसके साथ ही हमारा पेपर क्या होता है बेटे, ख़त्म। ये हमारे पास है बेटे फर्स्ट पेपर जो हम HEC पास पेपर सीरीज़ का हमने डिस्कस किया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि मैं जितना डिटेल में हो सकूं आपको बताऊं। आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह इसकी रिवीजन करनी है। और रिवीजन करना क्या ना, मैंने आपको क्या क्या, आपने नोट कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, स्मार्ट वर्क करना है। फिर भी मैं इसका जो इमेजेस होंगे, इसके जो PDF होगा, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा। कोई बात पहले ना पड़ी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो भंगी चरसी बनकर बैठे नहीं रहना है, पूछ लेना है, बात कर लेनी है, डिस्कस कर लेना है, मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, नमाज पढ़ते रहना है, कुरान पढ़ते रहना है। मेहनत करने वाले की कभी भी हार नहीं होती, और अल्लाह ताला मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।